अशोक वानखेडे यांनी भर सभेत मोदी-फडणवीसांची बिनपाण्याने धुलाई केली. संपूर्ण देशात भाजपचे नेते दिसले की लोक चप्पल फेकून मारतात, तरी पण भाजप जिंकते कसं काय? त्याचं उत्तर आहे, ईडी नोटीस पाठवून नेते घ्यायचे, पक्ष चोरायचे, ईव्हीएममधून दुसऱ्यांची मतं चोरायची, निवडणूक आयोगाच्या मदतीने बोगस मतं घ्यायची. अशा पद्धतीने अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस अंधभक्तांचे चाणक्य बनले. काही लोक या दोन वोट चोरांची तुलना शरद पवारांसोबत करतात. अरे पण शरद पवारांनी केंद्रात सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदींच्या विरोधात जाऊन स्वतःच्या हिमतीवर 1978ला पुलोत सरकार आणि 2019ला महाविकास आघाडीचं सरकार बनवलं. वो पूछते हैं बिहार में क्या होगा. मैं कल से आया हूं, हर आदमी पूछ रहा है बिहार में क्या होगा. मतलब जो चुनाव आयोग चाहेगा. अब बिहार में जनता क्या चाहेगी नहीं होता, क्योंकि अब इन लोगों की मस्ती इतनी चढ़ गई है कि अब समय आ गया है कि लोग रास्ते पे उतरे. तब बनारस के लोग बार बार यही कहते कि ये हमने वोट दिया नहीं, ये जीता कैसे. 8 राउंड तक नरेंद्र मोदी हार रहे थे, उसके बाद अनाउंसमेंट बंद हो गई और एकदम फाइनल अनाउंसमेंट हो गई, जीत गए जीत गए. इनके सामने नहीं बोलता शरद पवार जी किसी भी मुख्यमंत्री को, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, 3 इंजन की सरकार हो, यदि मुख्यमंत्री को फोन करे कि उसके औकात नहीं, फोन पे ना कह दे और मना करे कि मैं नहीं हूं. आज हमारे आदरणीय अविनाशी नॉन बायोलॉजिकल सीधा ऊपर से टपके हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस के समय इतना रक्तपात हुआ. कांग्रेस की बात मत कर, तू अपनी बात कर. 11 साल से तू भी है. जितने आतंकी हमले पहले नहीं हुए, उससे ज्यादा आतंकी हमले आज हुए हैं. वो कहता है कि पानी और खून बोला था, क्रिकेट नहीं बोला था. यह निर्लज्ज लोग हैं. और ये कहते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैच हो रही तो मना नहीं करेंगे. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुम्हारी साख कहां रही है? जहां जाते हो जूते खा के आते हो. आरोप लगते हैं कि अरे उन्होंने तो पुलोत किया था. अरे शरद पवार जी ने जब पुलोत किया था वो अपने ताकत पे किया था. सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के भरोसे नहीं किया था. वो उनकी औकात थी. अब मैं थोड़ा हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि आज हिंदी दिन है और मैं आज महाराष्ट्र से ये संदेश भी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र हिंदी विरोधी नहीं है. मैंने भगवा पहना आज. एक बार मैं ऐसे ही शर्ट पहन के जब चैनल पे गया तो किसी ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि देखो अशोक जी अब हमारे साथ हो गए. मैंने बोला नहीं, आज मैंने भगवा इसलिए पहना है कि तुम लोगों ने भगवे को इतना बदनाम किया, तो मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज के इस कलर को थोड़ी इज्जत देने का प्रयास मैं भी करूं. मेरी इज्जत है इसलिए मैंने आज भगवा पहना. यदि हम भारत के वर्तमान राजनीति की बात करें तो ये समझ में नहीं आता कि हमको हंसना है, हमको रोना है, हमको अपने आप को बचाना है, हमको भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ करके जाना है. क्योंकि 2014 से इस देश की राजनीति के मायने पूरी तरह से बदल गए. मैं हमेशा कहता हूं कि ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है और जो जितना बड़ा निर्लज्ज वो उतना बड़ा नेता साबित हो रहा है. मैं गारंटी के साथ कहता हूं आने वाले 2029 के चुनाव में सिर्फ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे चुनाव आयोग से. चुनाव आयोग कहेगा कि हमने पूरा प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है, चुनाव की तिथि ये होगी और बहुत खर्चा है देश पे, लोग मनी मन में आप अपना नेता चुन लीजिएगा. हम चुनाव आयोग दिल्ली से सांसदों को सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और उस दिन चुनाव की घोषणा होगी. ये होने वाला है. क्योंकि मैं फिर कहता हूं निर्लज्जता का अमृतकाल है. चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देके कहता है कि मतदाता सूची तय करना, कैसी करना, कब बनाना, इसमें क्या बदलाव करना, बड़े बदलाव करना, छोटे बदलाव करना, छोटा एसआईआर, बड़ा एसआईआर, ये सब हमारे मर्जी पे चलेगा. ये संवैधानिक अधिकार हमको है, ये हम करेंगे. ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम करेंगे. और इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ नहीं बोल सकते. मैं उन्हीं की लाइन पकड़ के कहता हूं, इस देश के संविधान के अनुसार जो हमारी 3 संविधान के स्तंभ है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, यदि इनमें से कोई भी आड़ा तिरछा चलता है तो न्यायपालिका का चाबुक चलना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की कस्टोडियन है. इसलिए ज्ञानेश कुमार को लगता होगा कि वो सर्वोच्च भगवान हो गए हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार भगवान नहीं है. उत्तराखंड के जिला पंचायत के चुनाव में एक महिला ने फॉर्म भरा, वो कांग्रेस समर्थित थी. दूसरी महिला ने फॉर्म भरा, वो बीजेपी समर्थित थी. शाम तक 2 फॉर्म के बजाय तीसरा फॉर्म नहीं आया. जब फॉर्म हुआ तो दोनों फॉर्म करेक्ट हो गए, एक्सेप्ट हो गए. 2 दिन बाद कांग्रेस समर्थित महिला को बोला गया कि मैडम आपका फॉर्म आज रिजेक्ट हो गया.
वो बोला आपने तो इसको पास किया था, रिजेक्ट कैसा हो गया? बोला नहीं, अब रिजेक्ट हो गया, हमने कर दिया, हो गया। और ये महिला अनअपोज्ड चुनाव आ गई। वो हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं, इसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद बीजेपी की वो महिला सर्वोच्च न्यायालय में जाके 1952 का हवाला देके कहती है कि साहब आप इंटरवेन नहीं कर सकते। जस्टिस भूषण गवई ने कहा कि तब की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है, ये इंटरवेन करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को आखिरी दम तक, आखिरी स्टेज तक इंटरवेन करने का अधिकार है। और अब ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं, ये फॉर्म पास होगा। उसके बाद चुनाव हुए और जिस महिला का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उस महिला का फॉर्म पास हो गया। चुनाव आयोग कहता है कि हम हमारी जिम्मेदारी निभाते हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। यदि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो फिर हरियाणा के एक सरपंच का चुनाव का गिनती सर्वोच्च न्यायालय को यदि अपने प्रीमाइसेस में करना पड़े, सर्वोच्च न्यायालय में, अपने न्यायालय में बुला के करना पड़े, तो कोई भी शर्मसार आदमी जिसको थोड़ी भी लज्जा होती, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देता कि साहब एक सरपंच का चुनाव तक मैं ठीक से नहीं कर पाया, मुझे कोई अधिकार नहीं इस चेयर पर बैठने का। लेकिन निर्लज्ज है, हंस देते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव क्या हुआ, सारे दुनिया ने वो देखा, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ा। चुनाव आयोग को अपना आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन करेगा कैसे? बेचारे को जो बिस्कुट देता है उसी के लिए पूछ लाएगा, जिसने उसको वहां बिठाएगा उसी भगवान की वो पूजा करेगा। इसीलिए लोग कहते कि मैंने बोला चुनाव में क्या होगा? मतलब क्या होगा चुनाव में? बिहार में क्या होगा? लोग पूछते हैं बिहार में क्या होगा। मैं कल से आया हूं, हर आदमी पूछ रहा है बिहार में क्या होगा। मतलब जो चुनाव आयोग चाहेगा। अब बिहार में जनता क्या चाहेगी ये नहीं होता। बिहार में आप राजकीय दल क्या चाहेंगे ये नहीं होगा। बिहार में ज्ञानेश कुमार क्या चाहता ये होगा। क्योंकि अब इन लोगों की मस्ती इतनी चढ़ गई है कि अब समय आ गया है कि लोग रास्ते पे उतरे। तो तब बनारस के लोग बार बार यही कहते कि ये हमने वोट दिया नहीं, ये जीता कैसे? 8 राउंड तक नरेंद्र मोदी हार रहे थे, उसके बाद अनाउंसमेंट बंद हो गई और एकदम फाइनल अनाउंसमेंट हो गई, जीत गए, जीत गए, जीत गए। तो ये वोट चोरी नहीं, ये डकैती है। तो आपको वहां तक लड़ना है। आज बिहार में मंत्रियों को भगाया जा रहा है, मंत्री धोती पकड़ के भाग रहे हैं। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता हूं, आप में से सभी ने वो वीडियो देखे होंगे। यदि इतना क्रोध है लोगों में, तो जब नेपाल हुआ, जब बांग्लादेश हुआ, जब श्रीलंका हुआ, हमने कहा कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इसको एक यूनिट में देखिएगा। जब सत्ताधीश अपने अत्याचारों की इंतहा करते हैं, और हमारे पुराण में यही बताते हैं, ये अंधभक्त, इनको ये ज्यादा भाषा समझ में आती है रामायण महाभारत की। जब अति हो जाती है तो भगवान ने अवतार करके जन्म लिया है, और अब भगवान तो जन्म लेने से रहे कलयुग में। तो जब अति हो जाती है तो भगवान हर इंसान के रूप में प्रवेश करता है, बोलते अब तू लड़, और लोग रास्ते पे उतर आते हैं। यदि ज्यादाती की, ज्यादा अत्याचार किया तो बांग्लादेश होगा, ज्यादा अत्याचार किया तो नेपाल होगा। शरद पवार जी बैठे हैं यहां पे कुछ लोगों की महाराष्ट्र में परीक्षाएं हुई, पास हो गए। अब वो अपनी अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे कि ज्वाइन करना है। वो खोबरागड़े मैडम का कोई केस हो गया, उसके बाद मामला लंबित पड़ा। 2 साल से वो लोग इंतजार कर रहे हैं, पास हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं। किसको मिले या मिलने को कौन तैयार है? लोगों ने शरद पवार जी का रुख किया। पवार साहब ने बोला आने दीजिए, मिल लीजिए। सीएम साहब को फोन लगाया। सीएम साहब तिरुपति में थे। जो ज्यादा भगवान के पास जाता है तो समझ लेना उसने ज्यादा पाप किए हैं, यह मैं मानता हूं। जो पुण्य करता है उसको भगवान वैसा ही देता है, क्योंकि भगवान ने आपको किसी काम के लिए दिया है। तो ये तिरुपति भागे। तिरुपति जब गए तो फिर साहब ने कहा कि अधिकारी कौन है? तो एक अधिकारी से बात की, वो महिला अधिकारी थी। उसने कहा कि साहब मैं खुद मिलने आती हूं। वो आई और उसने कहा कि मैं 1 महीने के अंदर, मैं आपको शब्द देती हूं, 1 महीने के अंदर इनका मैं अपॉइंटमेंट लेटर इशू करूंगा। और 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ। आपको यदि अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं इशू होता तो आंदोलनकारी को यह इतना सुकून होता कि मैं जिसके पास आशा से गया उसने मेरी बात सुनी, मेरे लिए 4 फोन लगाए, मेरे लिए थोड़ा तो कोई तकलीफ उठाई। ये होता है।
अभी अजीत पवार जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा आप में से बहुत सारे अजीत पवार जी के प्रेमी होंगे, तो गालियां मुझे देना प्लीज, आयोजकों को कुछ मत कहना। तो अजीत पवार जी ने कहा कि इसलिए सत्ता के साथ रहना होता है कि कर्मचारियों के और कार्यकर्ताओं के काम करने होते हैं। ये मैं शब्द यूज नहीं करता हूं, ये नामर्द की निशानी है। जो मर्द यहां बैठा है 80 पार, वो सत्ता के साथ नहीं, उसके बाद भी एक फोन करके यदि अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा सकता है तो यह आदमी का वजूद होना चाहिए। मेरा दावा है, आज मैं जब गया बनारस तो मुझे 10 लोग बोल रहे थे कि शरद जी आके यहाँ क्या बोल गए। शरद पवार जी आज आए थे, आपके शरद पवार आज यहाँ आए थे। बनारस में जाके मुझे गर्व हुआ कि मैं मराठी हूं, क्योंकि एक मराठी नेता का नाम बार बार मेरे सामने लिया जा रहा है। आज मैं इनके सामने नहीं बोलता। शरद पवार जी किसी भी मुख्यमंत्री को, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, 3 इंजन की सरकार हो, यदि मुख्यमंत्री को फोन करे कि उसके औकात नहीं, फोन पे ना कह दे और मना करे कि मैं नहीं हूं। आप विपक्ष में हैं, लेकिन लोग आपको चाहते हैं। ठीक है, मशीनों के द्वारा वो सत्ता में बैठे होंगे, लेकिन जनता के नेता आप हो। उसी बनारस में अजय राय है जो लड़े थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मोहल्ले मोहल्ले में आजकल उनका स्वागत हो रहा है, उनको फूल पहनाए जा रहे हैं और जनता उनको सांसद घोषित कर रही है। बोले भाई साहब, आप हमारे सांसद हैं, हम उसको नहीं मानते जो मशीनों के द्वारा चुना हुआ है। मैं आज आपको बताता हूं, आज हमारे आदरणीय अविनाशी, नॉन बायोलॉजिकल, सीधा ऊपर से टपके हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो जो पहलगाम में जो जिनके घर के चिराग बुझे हैं, वो जनता नहीं थी। पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र में 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वो जनता नहीं है। आपकी जनता क्या चंद उद्योगपति हैं कि उन पे आघात आने पे ही आपकी आत्मा कचोट होगी? महिलाओं की इज्जत करने की बात करते हो। हमारे देश की होनहार हमारी बहनें जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनके इज्जत पे हाथ डाला, और इज्जत पे हाथ डालने के लिए वो एफआईआर करना चाहती थी, न्याय मांगना चाहती थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। लेकिन इस इंसान मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे बैठा हुआ, इसकी आत्मा ने आवाज नहीं करी। इनकी आत्मा सब्जेक्टिव है, इसकी आत्मा चंद उद्योगपति के लिए बोलती है, इसकी आत्मा खुद के लिए बोलती है। इसके जनता के मायने गुलाम हैं। आप गुलाम समझता है जनता को, मूर्ख समझता है जनता को। मैं आसाम के समय रक्तपात हुआ, कांग्रेस के समय इतना रक्तपात हुआ। कांग्रेस की बात मत कर, तू अपनी बात कर। 11 साल से तू भी है। 11 साल में क्या हुआ? जितने आतंकी हमले पहले नहीं हुए, उससे ज्यादा आतंकी हमले आज हुए हैं। क्या कर लिया आपने? आज आप बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ पानी नहीं चलेगा, खून नहीं बहेगा, क्रिकेट कैसा चल सकता है? और जब वानखेड़े स्टेडियम खोदा गया शिवसेना द्वारा, तब क्या बीजेपी ने साथ नहीं दिया? तब आपको पाकिस्तान से नफरत थी। आज आपका बेटा बैठा हुआ है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे, तो आज उसके लिए आपको सारे पाकिस्तानी भाई हो गए। और निर्लज्ज इतने कि वो सिन्हा, एक सांसद है, वो कहता है कि पानी और खून बोला था, क्रिकेट नहीं बोला था। यह निर्लज्ज लोग हैं, बहुत ही निर्लज्ज लोग। मतलब इनसे क्या लड़ा जाए? हदपत हो जाता आदमी। निर्लज्जता मतलब, हाँ नहीं बोला था, खेल बोलेंगे तब करेंगे। खेल कब बोलोगे? शरद पवार जी जिस दिन अध्यक्ष बन जाएंगे उस दिन खेल भी बंद कर देंगे, क्योंकि शरद पवार जी क्रिकेट में है, अभी हमारा बेटा क्रिकेट में है। तो और ये कहते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैच हो रही तो मना नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, मॉस्को में ओलंपिक थे, अमेरिका के नेतृत्व में इस विश्व के आधे देशों ने बहिष्कार किया था। क्रिकेट तो चंद 10 देश खेलते हैं, उसमें आपको डर लगने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुम्हारी साख कहां रही है? जहां जाते हो जूते खा के आते हो। झूठ है, रोज बोलते हैं, मुंह खोलते तो झूठ के लिए खोलते हैं। पहले झूठ पकड़ने पे थोड़ी शर्म आती थी, अब ये झूठ बोलने के बोलते थे। हाँ बोला तो, अरे क्यों बोला, तुमने क्यों नहीं बोला, तुम भी बोलो। क्या करोगे? चुनाव आयोग का तो ऐसा हो गया कि मेरे घर चोरी हुई,
मैं पुलिस स्टेशन में गया, चुनाव आयोग। मैंने बोला साहब मेरे घर में चोरी हो गई। बोला एप्लीकेशन लिखो। लिखी, क्या क्या चोरी हुआ? मैंने बोला 20,000 रुपए कल बैंक से निकाल के लाए थे। अरे वो है कितना? मतलब 20,000 गए। और मैंने बोला वो 2 चूड़ियां चली गई गोल्ड की, एक कंगन था वो चला गया, हाँ, और 2 अंगूठियां गई। ठीक है, ढूंढेंगे चोर को। मुझे लगा ये तो चोर को ढूंढेंगे नहीं। मैंने चोर को ढूंढा, चोर को पकड़ा, माल के साथ पकड़ा, पुलिस स्टेशन ले गया। मैंने साहब ये चोर है। बोले एफिडेविट दे दो कि ये चोर है। मैंने ये माल पकड़ा ना इसका। बोले चोर को तू लिख के दे कि तू चोर है। चोर के मैंने बोला तो बहुत मारूंगा। बोला अच्छा मैं लिख के देता हूं मैं चोर हूं। मैंने साहब इसने लिख पे दिया आप चोर है। बोले अच्छा क्या क्या माल मिला? बोले 20,000 रुपए मिले। ठीक है, और क्या मिला? 2 रिंग मिली, ओ चूड़िया भी मिली। ठीक है, कंगन भी मिला, इसमें अंगूठी भी लिखी है। मैंने हाँ 1 अंगूठी मिली, आपने तो 2 लिखी थी। मैंने पता नहीं इसने 1 कहाँ रखी। अब वो चोर डर के मारे बोले नहीं तो मैं तो साहब जितना था सब मिल गया। हवलदार अशोक वानखड़े पे एफआईआर दर्ज करो, इसको अंदर करो। झूठी कंप्लेंट लिखी कि 2 अंगूठियां गई थी, 1 ही अंगूठी गई। मैंने ठीक है मुझे एफआईआर करो, मुझे अरेस्ट करो। बोले ये चोर का क्या? बोले चोर कितने सच्चाई से बोल रहा था कि मैंने 1 ही अंगूठी दी। बेटा तू जा, चल निकल, ये जो 20,000 है मेरे लिए छोड़ जा। क्योंकि वानखड़े ने एप्लीकेशन की तो 20,000 रुपए देने पड़े उसको। ये वर्तमान में चुनाव आयोग है। ऐसे चुनाव आयोग से अपेक्षा मत रखिएगा, न्यायपालिका से अपेक्षा मत रखिएगा। नरेंद्र मोदीचा एकच मंत्र मी आयुष्यात नेहमी जपून ठेवतो आणि तुम्ही आयुष्यात उतरण्याचा प्रयत्न केला। तुम्ही सगळे उतरवा, आत्मनिर्भर करो, आत्मनिर्भर भरो, मेरे भरोसे मत रहो। तो हर एक को आत्मनिर्भर होना है, किसानों को आत्मनिर्भर होना है, यहाँ बेरोजगारों को आत्मनिर्भर होना है, नेताओं को आत्मनिर्भर होना है, उम्मीदवारों को आत्मनिर्भर होना है। आज राष्ट्रवादी को कोई पहचानता होगा तो माफ कीजिएगा, यदि किसी को बुरा लगे तो बिल्कुल मुझे गाली दीजिए, अगली बार बुलाइए मत। यदि राष्ट्रवादी की आज पहचान है पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में तो सिर्फ एक आदमी की वजह से, शरद पवार। और हम मीडिया में होते हुए 35 साल हो गए मुझे दिल्ली में, शरद पवार क्या बोलते लोग ऐसा कान ऐसा करके सुनते हैं, क्योंकि एक एक शब्द में क्या लाइन बदलती है ये देखा जाता है। आरोप लगते हैं कि अरे उन्होंने तो पुलोत किया था। अरे शरद पवार जी ने जब पुलोत किया था वो अपने ताकत पे किया था, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के भरोसे नहीं किया था। वो उनकी औकात थी कि एक युवा बोल देता है कि मैं सरकार बनाऊंगा और लोग साथ में हो जाते हैं, इससे ज्यादा क्या कॉन्फिडेंस चाहिए? गर्व होना चाहिए ऐसे युवा पे। यदि कांग्रेस टूटी है तो कांग्रेस का आला कमान जाने की वो क्यों टूटी? मेरी लड़की भग जाती है तो पड़ोसी को दोष देने के पहले मैं अपने घर में देखूं कि मेरी लड़की भग क्यों गई। तो आपको आकलन वैसा करना होगा। मैं अयोध्या जाता हूं, मैं राम के दर्शन करने नहीं जाता क्योंकि अयोध्या में राम है ही नहीं। मेरा राम ऐसे फ्रॉड लोगों के बीच में होता नहीं। जो राम को एटीएम समझते वो राम वहां कहां? जो आंबेडकर के एटीएम समझते वहां आंबेडकर कहां? आप उस जगह पे जाइए जहां आपको लगता है कि इसको मैं रोल मॉडल मानूं। सत्ता में आए जाए, मैं फिर दोहराता हूं, मैं जितने चीफ मिनिस्टर को जानता हूं उनमें से एक ऐसा भी नहीं है। मैं डबल इंजन के भी चीफ मिनिस्टर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, खूब खाना खिलाते हैं मेरे साथ, खूब गुजरातियों को गाली देते बैठ के। तो वो सभी लोग एक इंसान की इज्जत करते हैं, शरद पवार। आपके महाराष्ट्र के शरद पवार बहुत क्या इंसान है। तो गर्व होता है आदमी को यदि जिस आदमी ने पूरे भारतवर्ष पे अपना परचम फैलाया हो। वो इसलिए नहीं फैलाया कि वो शरद पवार है, इसलिए नहीं कि उन्होंने हर चुनाव में बोला कि अरे आजा वानखड़े तू ये 2 करोड़ रुपए ले ले, चल तू मेरे लिए बोल। ऐसा नहीं है। पैसे से नहीं कुछ होता। पैसे से कुछ होता तो अडानी अंबानी दोनों चुनाव लड़ लेते, और ये दोनों चुनाव लड़ लेंगे तो डिपॉजिट जब्त हो जाएगा।